हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 में साइंस जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 पौधों को जानिए। चैप्टर नंबर 7 में हम पौधों के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, जिसमें पौधे के तने, शाखाएं, जड़, पत्तियाँ इत्यादि के बारे में हम जानेंगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम अपना। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे, कुछ विशालकाय यानी कि बहुत ही आकार में बड़े, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ पत्तियां क्या होती हैं, लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, तो कुछ के क्या होते हैं, नीले, तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे जो हैं देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधे के क्या है बीच अंतर समझने में क्या होगी, हमको सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियां इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं। इन भागों में रंग भरिए। ठीक है, यहाँ पे चित्र 7.1 आपको पौधा दिखाई देगा। इसमें आपको इन पौधे के अलग अलग भाग हैं, उनको नामांकित करके आपको इसमें क्या करना है, रंग भरना है। 7.2 में देखेंगे हम प्रकृति भ्रमण का। आपको यहाँ पर दृश्य है जो है चित्र दिखाई देगा। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों में मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें, जैसा कि चित्र 7.2 में आपको दर्शाया गया है। 7.1 देखेंगे। 7.1 शाक, झाड़ी एवं वृक्ष क्रियाकलाप 1 दिया गया है। क्रियाकलाप 1 पढ़ते हैं हम। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधे की तने की जो मोटाई मापने का प्रयास करना है आपको। आगे देखेंगे, यहाँ पे पौधों के संवर्ग दिए गए हैं। यहाँ पर पौधे के नाम आपको यहाँ पर दर्शाए गए हैं। कॉलम 1 में उनकी ऊंचाई, ठीक है, आपको ये क्रियाकलाप करना है। और सारणी 7.1 में आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। आगे देखेंगे, हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं जो हैं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण लीजिए, दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 7 के लिए क्या है, 1, 2 एवं 3 कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। यहाँ पे सुझाव दिया गया है। सुझाव में देखिए, पौधों को कम से कम क्षति पहुँचे, इसलिए आप 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य करें। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानने के लिए खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। ठीक है, अनचाहे पौधे यानी बिना उगाए क्या है, उग जाते हैं, वो खरपतवार कहलाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा होगा? ठीक है, आगे देखेंगे, इन लक्ष्यों के आधार पर अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यह वर्ग क्या है, शाक, झाड़ियाँ और वृक्ष। इन्हें चित्र 7.3 में दर्शाया गया है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः क्या होते हैं, छोटे होते हैं। चित्र 7.3 में दर्शाया गया है और अक्सर इनमें जो है कई शाखाएं नहीं होती। यहाँ पे देखिए, चित्र आपको यहाँ पे दिया गया है। चित्र ए में है आपका 7.3 का ए आपका है शाक दिया है, बी में झाड़ी एवं, और सी में आपको दिया गया है वृक्ष। इस प्रकार से शाक, झाड़ी एवं वृक्ष के आपको उदाहरण दिए गए हैं। आगे देखेंगे, कुछ पौधों में
क्या होती है, शाखाएं तने के आधार के समीप में निकलती हैं तथा कठोर होते हैं परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें क्या कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। ठीक है, आपको झाड़ी का यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, चित्र 7.3b में हमने देख चुके हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके जो तने होते हैं क्या होते हैं, सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से क्या होती है, निकलती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम वृक्ष कहते हैं। ठीक है, झाड़ी, वृक्ष और हमने शाख के बारे में जान लिया। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 7.1 कॉलम 4 को भर सकते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर क्या होते हैं, फैल जाते हैं। इन्हें कहते हैं विसर्पी लता। ठीक है, जिनके जो तने होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं और वो क्या है, सीधे खड़े नहीं होते, वो भूमि पर फैले होते हैं। ये हमारी क्या कहलाती हैं, विसर्पी लताएं कहलाती हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, आरोही कहलाते हैं। यानी कि वो हैं जो होती है, कुछ पौधे की दूसरे पौधे की सहायता, यानी कुछ चीज़ों की सहायता लेके क्या होते हैं, चढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र 7.4 में विसर्पी लता का चित्र दिया गया है, किस प्रकार से होती हैं, और चित्र 7.5 में आरोही लता, ठीक है, दी गई हैं आपको। आगे देखेंगे, ये साग, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। आपने अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के दो दो पौधे के नाम लिखिए। अब 7.2 तने के बारे में हम पढ़ेंगे। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें तथा उनके तने पर आई जाने वाले विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा किए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा, तने में पत्तियां, शाखा, कली, फल एवं फूल होते हैं। ठीक है, अब क्रियाकलाप 2 देखेंगे। क्रियाकलाप 2 में यहाँ पर आपको दिए गए आवश्यक सामग्री में क्या है, आपका एक गिलास पानी, लाल रंग की स्याही लेनी है, साकीय पौधा और एक ब्लेड। ठीक है, चित्र 7.6 में तना क्या कार्य करता है आप पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। गिलास को 1/3 जल में भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। साग के तने को गिलास में रखें, जैसा कि 7.6 में आपको दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं का क्या करना है, आपको अवलोकन करना है। ठीक है, अब देखेंगे आगे, क्या इन साग के कुछ भाग लाल नजर आते हैं। आपने देखा कि तने में जो रंग है वो क्या है, ऊपर चढ़ गया है। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो क्या है, ये रंग जो है पत्तियों और सिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो लाल रंग है यह कहाँ से कैसे पहुंचा। चलिए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देख लीजिए चित्र 7.7 में यहाँ पर तने के ए में देखिए, यहाँ पे जो तने का ऊपर जो है यहाँ से क्या है, जल चढ़ता है, और बी में तने के खुले जो है सिरे का विवर्धित दृश्य इस प्रकार से दिया होता है। इसके द्वारा है जो स्याही का जो पानी था क्या है, इस प्रकार ऊपर चढ़ता है। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जो जल के तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाता है। इस प्रकार से जो है तना कार्य करता है। अब देखेंगे 7.3 पत्ती। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग क्या है, एक जैसे होते हैं। ठीक, कोई भी पत्ती आप लेते हैं तो क्या उनका रंग या आकार या फिर आकृति एक प्रकार का होता है, नहीं होता। ठीक है, यह तने से किस प्रकार जुड़ी है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वह पर्णवृत्त कहलाता है। ध्यान से देखना, यह तने की किस प्रकार की जुड़ी होती है, जो देखिए यहाँ पे पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है, पर्णवृत्त कहलाता है। पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। जो पत्ती का चपटा हरा भाग होता है उसे क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। चित्र 7.8 में यहाँ पर दिया गया है।
क्या आपने अपने आसपास के पौधों को पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों को पर्णवृंत होता है? पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए इसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकते हैं, तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। यहाँ पर क्रियाकलाप 3 देखा है, 3 दिया गया है। क्रियाकलाप 3 आपको एक बार देख लेना है। उसी तरह से क्रियाकलाप 4 दिया गया है। क्रियाकलाप 4 में भी पत्तियों में सिरा विन्यास जालिका रूपी समांतर जो है आपको दिया गया है। और क्रियाकलाप 3 में यहाँ पर आपको जो है सिरा किसे कहते हैं, मध्य सिरा, उनके बारे में थोड़ा हम पढ़ लें। देखिए यहाँ पर जो है पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। पत्ती की इन जो है रेखित संरचनाएं क्या कहलाती हैं, सिरा कहलाती हैं। और पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा जो दिखाई देती है वो क्या कहलाती है, मध्य सिरा कहलाती है। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए जो डिज़ाइन होती है वो क्या कहलाता है, सिरा विन्यास। सिरा विन्यास यहाँ पे आपको अलग अलग परिभाषा दी गई है। पहला क्या देखा, पहले सिरा विन्यास, और यहाँ पे देखेंगे यह डिज़ाइन मध्य सिरा की दोनों ओर जाल जैसा है, तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसे सिरा विन्यास को हम समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप नहीं निकली हो, धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के आपके स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधों को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। चित्र 7.11 में आपको दिया गया है। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा जो है आपको बांध देना है, और धागा बांधने के बाद आपको क्या करना है, इसको धूप में रखना है। कुछ घंटों के बाद जो है पॉलीथीन की जो थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो आप क्या देखते हैं, क्या थैली की जो अंदर का जो है उस पर क्या आपको जल की बूंदें दिखाई देंगी। किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं, क्या आप बता सकते हैं? यह बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के जो बाद है पॉलीथीन की थैली को आपको हटाना नहीं भूलना है। यहाँ पे देखिए पॉलीथीन की थैली में आपको पत्तियाँ किस प्रकार कार्य कर रही हैं दिया गया है। आगे देखेंगे जल की जो ये बूंदें हैं जो पत्ती पे आपने देखा वो क्या है, जल वाष्प के रूप में आपको निकलती हैं। इस क्रियाकलाप को जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जल की जो बूंदें हैं पत्तियों पर दिखाई दे रही हैं वो क्या है, वाष्पोत्सर्जन है। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल से क्या करते हैं, छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे के चैप्टर में हम इनके बारे में जानेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा, क्या पौधे के जो है पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं। अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य, आइए इसका अध्ययन करें। क्रियाकलाप 5 देखते हैं। आवश्यक सामग्रियां दी गई हैं आपको, पत्ती स्प्लिट, बीकर, परख नली, बर्नर, जल प्लेट एवं आयोडीन विलयन। परख नली में एक पत्ती रखी है और ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपको, तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिंट डालें जिससे पत्ती है उसमें पूर्णता क्या है, डूब जाए। ठीक है, अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में आपको रखना है। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहना है जब तक कि जो पत्ती का हरा रंग है वो पूर्णतः क्या है, बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परख नली से सावधानी पूर्वक आपको क्या करना है, बाहर निकाल कर जल से भरी भांति आपको उसको धोना है। इस प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालनी है। चित्र 7.12 में आपको दर्शाया गया है। आप क्या देखते हैं, आपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण करते समय जो है प्रेक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? हमने अध्याय 2 में देखा था कि जो कच्चा आलू है, हमने चैप्टर 2 में हमने इस बारे में देखा है कि जो कच्चा आलू था उसमें क्या है, मंड की उपस्थिति दर्शाता। हमने एक प्रयोग भी किया था। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु जो पत्तियां हैं वो प्रकाश
और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया के जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होता है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। यह देखिए चित्र 7.12 पत्ती में क्या है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनमें उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्रियाकलाप देखा है, उसमें क्या बताया गया, हमने क्या ज्ञात किया कि जो तना है वो क्या है, पत्तियों तक जल पहुंचाता है। पत्ती का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का हास्य वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ें करती हैं। अब चलिए जड़ों का कार्य देख लें। जड़ें क्या है, जड़ क्या है। 7.4 चित्र 7.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। पहली और भुजों में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है, क्यों। यहाँ देखिए 7.13 पौधों को जल देना। ठीक है, आगे देखेंगे पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है। आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में हम और अधिक जानकारी क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। क्रियाकलाप 6 देखते हैं। आवश्यक सामग्रियां दी गई हैं। 2 गमले लेने, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची या जल एवं जल। यह क्रियाकलाप 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह में आपको करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रखिए कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो। खरपतवार के पौधों को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। चित्र 7.14 में दूसरे पौधे की जो जड़ों को काट लीजिए। अब इसको है दूसरे गमले में लगा दीजिए। चित्र 7.14 में बताया गया है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको ए में जड़ सहित पौधा दिखाई दिया है, जड़ सहित लगाया गया है, और दूसरे में क्या है, बिना जड़ के जो है पौधा लगाया गया है। आगे देखेंगे इनमें नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं। दोनों पौधों में नियमित रूप से देखिए पानी आपने दिया है। ठीक है, दोनों ही पौधों को आपने नियमित रूप से रेगुलर पानी दिया, परंतु क्या है, एक की जड़ नहीं थी। आपने देखा पहले कि जो है एक में जड़ थी, एक जड़ सहित था और एक बिना जड़ सहित हमने पौधा लगाया था। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं। जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 7 देखेंगे। आवश्यक सामग्री मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल। 2 कटोरियां लीजिए। इनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3 से 4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। चित्र 7.15 में दर्शाया गया है। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींच जाता है और क्यों। चलिए इसके बारे में जानते हैं। क्रियाकलाप 6 देखेंगे। क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे की मिट्टी से क्या है, मजबूती से जमा यानी जकड़े रखती है। जो जड़ होती है क्या होती है, मिट्टी से मजबूती से जो है जकड़े रखती है। यहाँ पर चित्र 7.15 में रुई पर नवोद्भिद रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का क्या कहते हैं, स्थिरक कहा जाता है। किसे, जो जड़ों को है मिट्टी का पौधों का स्थिरक कहा जाता है। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधताएं दिखाई देती हैं। ठीक है, हमने तने और जो है पत्तियों में तो विविधता देख ली, उनमें विभिन्न प्रकार की होती है। तो क्या जड़ें भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, विभिन्न प्रकार की होती हैं, उनमें भी विविधताएं दिखाई देती हैं। तो आइए इसका हम पता लगाएं। क्रियाकलाप 8 देखेंगे। चित्र 7.16 ए तथा चित्र 7.16 बी को ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। आप चने के पौधे की जड़ों को देखिए, क्या यह चित्र 7.16 ए के समान दिखती हैं अथवा चित्र 7.16 बी की तरह। मक्के के पौधे की जड़ें कैसी हैं, जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लीजिए।
चना एवं मक्का की जो जड़ में क्या समानता है, वे किस रूप में, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे चित्र में पहले में आपको है मक्के की जड़ दिखाई देगी और दूसरे में चने की, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ों को दो प्रकार की होती हैं, क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार है, आइए इसका पता लगाएं। क्रियाकलाप 9 देखेंगे, खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हैं हो, कुछ खरपतवार को मिट्टी की में से खोदकर आपको निकालना है, जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि जो सभी खरपतवार पौधे की जड़ें या तो चित्र 7.16 ए की तरह हैं अथवा चित्र 7.16 बी की तरह। यहाँ देखेंगे मूसला जड़ और बी में रेशेदार, देखिए अलग अलग जड़ दी गई हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले ए में देखिए मूसला जड़ किस प्रकार से होती हैं, ये आपकी है मूसला जड़, और बी में आपको रेशेदार इस प्रकार की जो है जो रेशेदार है, रेशे वाली जड़ें हैं, इस प्रकार से होती हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं हम। जिन पौधों की जड़ें 7.17 ए में आपको जो दी गई है ना, देखा, उसकी जो मुख्य जड़ को क्या कहते हैं, मूसला जड़, तथा जिनकी जड़ छोटी जड़ों की पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17 बी के समान हैं, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ क्या होती हैं, एक समान ही दिखाई देती हैं। जैसा कि आपने देखा, इन्हें झकड़ा जड़ अथवा तो आप रेशेदार जड़ भी कहते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार को पौधों की उनकी जड़ के आधार पर दो समूहों में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ को वाले पौधों को समूह बी में आपको रखना है। समूह ए के पौधों की जो पत्तियों को देखकर इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है, समूह बी के पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का है। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधों की पत्ती के सिरा विन्यास एक एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है। क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों या का सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी 7.2 में सही रूप में आपको भर सकते हैं। सारणी 7.2 में दिए गए आपको ये जो है जड़ के प्रकार में पत्तियों में सिरा विन्यास के प्रकार आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं सारणी में। हमने देखा कि जो है जड़ें हैं मिट्टी से क्या है, मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं, यह भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहां भोजन भंडारित रहता है। यहाँ देखिए 7.18 में, चित्र 7.18 में एक तना दो तरफा मार्गी तरह, क्या आप इस बात से सहमत है कि तना दो तरफा मार्ग ने चित्र 7.18 में दिया गया है कि तरह कार्य करता है। चित्र में लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। 7.5 पुष्प के बारे में जानेंगे। गुलाब के जो पौधे होते हैं, पौधे के 3 आरेखित चित्र 7.19 ए, बी तथा सी में दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों की भलीभांति पहचान कर सकते हैं, क्यों। 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था। क्या सभी जो पुष्प हैं रंग बिरंगी होते हैं। क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प देखे हैं, क्या वे चटकीले हैं। आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। यहाँ पे देखेंगे 7.19 में, चित्र 7.19 गुलाब का आपको दिया गया है। पहले में देखिए यहाँ पे ए में देखिए पत्ती विहीन शाखाएं, ठीक है, यहाँ पे बिना पत्ती के जो है आपको शाखाएं दिख रही हैं, और बी में आपको पत्ती सहित शाखाएं दिख रही हैं, ठीक है। चित्र में क्या है, पत्ती सहित शाखाएं हैं।
और सी में आपको पत्ती एवं पुष्प सहित शाखाएं दिख रही हैं। आपको तीनों चित्र में अंतर अच्छे से दिखाई देगा। आगे देखेंगे क्रियाकलाप 10 दिया गया है। आवश्यक सामग्रियां देखें इसमें। एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्तक लेंस एवं जल। चित्र 7.20 को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। यहाँ पर देखिए पुष्प कलिकाएं एवं पुष्प, पंखुड़ियाँ दी गई हैं, बाह्य दल, ठीक है, इस तरह से देखिए पंखुड़ियाँ हैं। ये आपको यहाँ पे कली है, आपकी यहाँ पे एक पुष्प की कली है और ये क्या है, पुष्प है। यहाँ पे पंखुड़ियाँ दी गई हैं और ये जो है बाह्य दल इस प्रकार से दिया गया है। खिले हुए पुष्प का जो प्रमुख भाग कौन सा है, यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है। जो खिला हुआ भाग है क्या है, पंखुड़ियाँ कहलाता है। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। अलग अलग जो पुष्प होते हैं उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं क्या है, अलग अलग रंगों की होती है। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी, कलिका भाग जो प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें बाह्य दल कहते हैं। पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, हम इनके बारे में जानकर फिर इनका उत्तर हम देंगे। यहाँ पर देखिए सारणी 7.3 पुष्पों का प्रेक्षण दिया गया है। पुष्पों का प्रेक्षण में पौधे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पे पौधे का नाम, पहला तो गुलाब दिया है, बाह्य दलों की संख्या एवं रंग, उसके अनेक रंग बताए गए हैं। पंखुड़ियों के रंग एवं उनकी संख्या 5, बाह्य दल अथवा स्वतंत्र नहीं दिया गया है, ठीक है। और इसी तरह से आपको कोई भी एक पुष्प का नाम लिख के सारणी में बताना है। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकते हैं? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे अथवा या एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। चित्र 7.21 यहाँ पे देखिए घंटाकार पुष्प है, यह इस प्रकार का होता है, आपको बताया गया है। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। चित्र 7.22 को ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को पहचानिए। चित्र 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। देखिए चित्र 7.22 पुष्प के जो भाग हैं यहाँ पर देखेंगे, ये आपको है यहाँ पर स्त्री केसर दिया गया है। ये जो आपका अंदर है आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये क्या है आपके जो है परागकोश है, ठीक है। और पुंकेसर है ये आपका इस तरह से, ये आपका जो है पुंकेसर, ये आपके पुष्प के जो है भाग हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के केंद्र में जो स्थित भाग होता है क्या कहलाता है? आपका स्त्री केसर कहलाता है। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर हटा दीजिए। चित्र 7.24 की सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। देखें यहाँ पर चित्र 7.23 में पुंकेसर के भाग इस तरह से परागकोश तंतु, यहाँ देखिए स्त्री केसर के भाग दिए गए हैं। ये रहा अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। क्रियाकलाप 11 देखेंगे। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। चित्र 7.24 में जैसा कि दिखाया गया है, यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं क्या है, फूला हुआ भाग है।
सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, चित्र 7.25 ए एवं बी को ध्यान से देखिए। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर रखिए। चित्र 7.25 के अनुसार रखना है आपको। उसे दो प्रकार से काट सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से ए में आपको देखिए अंडाशय का कर्तन, अंडाशय को किस प्रकार से काट सकते हैं। ए में देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको अनुदैर्घ्य काट, बी में अनुप्रस्थ काट। यहाँ पर चित्र 7.26 अंडाशय की जो आंतरिक संरचना दी गई है, ए में आपको लंबाई में काटा गया है और बी में अनुप्रस्थ काटा गया है। इस तरह से आपको दिखाया गया है और यहाँ पे आपको बीजांड दिखाई दे रहे होंगे दोनों चित्रों में, जो अंदर की ओर होता है। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट यानी सेक्शन पर जल की बूंदें रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। चित्र 7.26 में दिखाया गया है कि आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, उन्हें बीजांड कहते हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी गोल संरचनाएं आपको इस चित्र में दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आपको जो छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं इसके अंदर, वो क्या है, हमारी बीजांड कहलाती हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों को अपनी जो है नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ आपको 7.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी पुष्पों के बाह्यदल पंखुड़ी, पुंकेसर और स्टिकेसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प के ऐसे भी जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी पुष्प में इनके जो अलग भाग मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्यदल और पंखुड़ी समान दिखते हों? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्यदलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या समान होती हैं? इन सब के आंसर हम चैप्टर के आधार से पढ़ चुके हैं। इन सभी के बारे में हम जान चुके हैं। क्या अब आप इस बात से सहमत है कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? ठीक है, सभी पुष्पों की संरचना क्या है, एक जैसी नहीं होती। विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर की संख्या में क्या होता है, अंतर होता है। जो सभी पुष्प होते हैं उनका बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। सभी में क्या होता है, संख्याओं में अंतर होता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग क्या होते हैं, अनुपस्थित भी हो सकते हैं। कुछ पुष्प हैं उनमें से कुछ भाग यानी कि किसी में कुछ अनुपस्थित हो सकता है, कोई एक भाग या एक से अधिक भाग अनुपस्थित हो सकता है। आपने पत्ती तथा तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रमुख शब्द आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सभी प्रमुख शब्द के जो है परिभाषाएं आपको चैप्टर में से एक बार देखकर लिख लेनी है। अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर अभ्यास के प्रश्नों के जो हैं उत्तर आपको आपकी नोटबुक में लिखने रहेंगे। टोटल 13 प्रश्न दिए गए हैं। 1 से 13 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।